नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है जो विश्वास करने लायक नहीं होती है। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सतेंद्र के साथ में घटी थी। और सतेंद्र बताते हैं कि मैं जब इस घटना पर आज गौर करता हूं, समझने का कोशिश करता हूं, तो लगता है एक भयानक सपना था। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यह घटना उनके साथ घटी थी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए विस्तार से अब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सतेंद्र है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली शहर में रहता था। मेरी जो शादी हुई थी ना, अब 1 साल बीत चुका था और करीब 1 महीना पहले मेरी जो पत्नी थी, अब उनके भाई वगैरह आए थे और लेके चले गए थे। हालांकि हमारी माँ हमारा परिवार भेजना नहीं चाहता था। माँ की तबीयत कुछ न कुछ खराब रहा करती थी, तो घर में खाना बनाने का और काम करने के लिए कोई दूसरा था ही नहीं। लेकिन अब एक तरह से अब भेजना भी जरूरी था। अब एक नियम होती है, एक विधि होती है कि बहू अब आई है तो एक बार साल के अंदर अपने घर जरूर जाएगी। माँ ने मुझे बताया था, मैं भी अब इस चीज़ को जानता नहीं था। माँ के समझाने के बाद अब मैं माँ को समझाता रहा कि माँ, अगर पत्नी चली जाएगी मेरी तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी ना आपके लिए। तब माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी, वो नहीं थी तो कौन करता था, मैं ही तो करती थी। अब जैसे तैसे फिर संभाल लूँगी। 1 महीने की तो बात है और 1 महीने के बाद जा कर के अपनी पत्नी को लेके आना। तब मैं अपनी पत्नी को दिल पर पत्थर रख करके और मैं भेजा था। 1 महीना काटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर में जब आता था अपनी नौकरी से, अपने काम से, तो लगता ही नहीं था कि उस घर में मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है। मेरी पत्नी हमेशा अपनी पलकें अब एक तरह से बिछाए मेरा शाम को इंतजार करती थी। जैसे ही मैं आता था ना, उसका चेहरा खिल जाता था। अब वो सब नज़ारा मुझे देखने को नहीं मिलता था। खैर, मैं 1 महीना न जाने कैसे तैसे अब काट लिया था। माँ भी अब परेशान दिखती थी। तबीयत खराब होने की वजह से अब खाना पीना बनाने में बहुत ही परेशानी होती थी। लेकिन जैसे तैसे हम लोग मिलकर के पूरे परिवार अब एक तरह से 1 महीना हमने काट ही लिया था। और फिर मुझे अब उसको लेने के लिए जाना था। अब मैं बहुत खुश था कि चलो अब मैं जाकर के अपनी पत्नी को ले आता हूँ। ट्रेन पकड़ करके मैं सवार हो गया था। अब सफ़र करके आज जब मैं ससुराल वाले स्टेशन पर पहुँचा ना, तो मैं एकदम हैरान रह गया था। इतना अंधेरा और इतनी रात हो गई थी कि मुझे अंदेशा नहीं था कि मैं आधी रात के आसपास अब अपने स्टेशन पर उतरूंगा। मुझे तो लगा था कि 6-7 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं तो ट्रेन में सो चुका था और ट्रेन जगह जगह पर रुकती लेट करती हुई और लगभग रात के 11 बजा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पर उतरा ना, तो मैं अब क्या करूं वही सोच रहा था। अब स्टेशन से हमारा ससुराल लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। जब प्लेटफार्म से बाहर निकला तो कुछ दुकान अभी भी खुले हुए थे। कुछ लोग बैठे हुए रोड पर अब दिखाई दे रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। और उनके पास अब जो साधन था, अब उनके वो मालिक थे। अब कुछ 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ये सब खड़े थे। मैं देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया कि रात के 11 बजे भी अभी लोग अब सवारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो मुझे तो साधन भी नहीं मिलता। अब मैं बड़ा खुश होकर के उनके पास पहुंचा कि भैया जी, मुझे इस गांव में, फलाने गांव में जाना है, अब आप में से कौन चलेगा? जैसे ही मैंने गांव का नाम बताया, वो 4 लोग थे जो एक दुकान के सामने बैठे हुए बेंच पर आपस में खुसर पुसर बातें कर रहे थे। अब मेरी बात पर किसी ने रिएक्ट नहीं किया और तब मैं सोचा कि शायद
मेरी बात इनको समझ में नहीं आई है। तब मैं उनके पास बिल्कुल बेंच के पास पहुंच गया। अब फिर मैं अपने ससुराल का नाम लिया कि भैया हमें उस गांव में जाना है, आप में से कौन चलेगा। सन्नाटा पसरा रहा। चारों लोग, जिनमें 2 युवक और 2 थोड़े उम्र दराज थे, मेरी तरफ देख रहे थे। मैं जब ऐसा देखा कि आखिर मुझे क्यों देख रहे हैं, मैं तो उनसे पूछा हूं कि क्या आप उस गांव में चलोगे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। बस मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे, जैसे मैं कोई अजूबा हूं। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। अब मैं कहने लगा, भैया मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, क्या अपना ऑटो रिक्शा में बिठा करके मुझे उस गांव तक छोड़ दोगे। तब उनमें से एक उम्र दराज जो व्यक्ति था, अब पहली बार अब अपनी मुंह खोला। कहने लगा, भैया तुम नए दिखते हो क्या इस एरिया में। अब मैं उस सवाल पर थोड़ा हैरान था कि ये कैसा सवाल है, नया पुराने का मतलब क्या है। मैंने बोला, नहीं भाई मेरा ससुराल है वहां पर। तब वो कहने लगा, अच्छा अच्छा नई नई शादी हुई है। मैंने बोला, नहीं 1 साल मेरी शादी को हो चुकी है। तब वो हंस कर कहने लगा, तभी तो आपको पता नहीं है। मैंने बोला, क्या पता नहीं है भाई, अब मुझे खोल के बताओ। अब देखो मुझे बात करने का शौक नहीं है, मैं अपने ससुराल में पहुंचना चाहता हूं जल्दी से। अब मैं एक तरह से परेशान हूं, आप लोग मेरी मदद करो, अब मुझे उस जगह पर छुड़वा दो। उम्र दराज ड्राइवर जो था, अब मेरी तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगा कि भैया अब तो उस गांव में सुबह ही आप जा पाओगे, अब हम में से तो कोई जाएगा नहीं, और इस हम लोग के अलावा यहाँ पर कोई और भी नहीं है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं उनकी बात सुनकर के एकदम हैरान हो गया था कि आखिर ऐसा क्या है उस गांव में, क्यों लोग नहीं जा रहे हैं, ये ड्राइवर क्यों मना कर रहे हैं। मैं पूछने लगा, भैया ऐसा बात क्या है। तब वो उम्र दराज ड्राइवर कहने लगा कि भैया ऐसा ही समझ लो, हम रात के टाइम उस गांव की तरफ जाते नहीं हैं। शायद आप अब यहाँ पर नए हो तभी आपको पता नहीं है। वो तो मैं आपका चेहरा देख करके थोड़ा समझ चुका था किस जगह पर आप नए दिखते हो, नहीं तो आते जाते कभी न कभी आपसे ज़रूर मुलाकात होती। मैं उनकी बात पर बहुत हैरान था, पूछने लगा कि भैया बात क्या है। तब उन्होंने कहा कि देखो जिस रोड पर तुम जाने के कह रहे हो ना, तुम्हारे जो ससुराल है, अब रात के टाइम मैं क्या कोई भी ऑटो वाला आपको लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर वो घूमती रहती है। कौन घूमती रहती है भाई। मैं आश्चर्य से अब ऑटो रिक्शा वाले की तरफ देख करके बोल रहा था। और ऑटो ड्राइवर जो था उम्रदराज, वो कहने लगे, भैया अब अपना टाइम खराब कर रहे हो, आप जाओ रेलवे स्टेशन पर, वहाँ बेंच पर जा कर के आराम से चैन की नींद सो जाओ, सुबह होगा इसी जगह पर आ जाना, हम में से कोई ना कोई मिल ही जाएगा, हम नहीं मिलेंगे तो कोई दूसरा मिल जाएगा, और सुबह के टाइम आपको जरूर ससुराल तक छोड़ देगा, लेकिन रात में कोई नहीं जाएगा बाबू, आप अपना समय खराब कर रहे हो, जाओ हम लोग कुछ अब काम की बातें कर रहे हैं। बड़ा ही अब उनका तरीका जो था बिल्कुल गलत था, खोल करके कुछ भी नहीं बता रहे थे, बस एक तरह से छुपा रहे थे। वो घूमती है, वो घूमती रहती है, कौन है भाई। मैंने बहुत कोशिश किया कि कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, लेकिन वो बिल्कुल मना कर दिए। लास्ट में अब एक तरह से जो उम्र दराज व्यक्ति था, अब वो मुझसे झगड़ पड़ा था कि भैया जाओ, आपसे हमें कोई बात ही नहीं करना है, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग भी अब चले जाएंगे यहाँ से। अब मैं बड़ा परेशान था कि भाई 4 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल है और मैं स्टेशन पर रात बिताऊं। नौजवान था, शक्तिशाली था, डरता तो मैं बिल्कुल नहीं था। अब मैं उनकी बात को अनसुनी करके अब मैं सोचा कि चल ही पड़ते हैं, 4 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भर, इससे ज़्यादा क्या लगेगा, आराम से निकल जाऊंगा। चांदनी रात है, अब पूर्णवासी के चांद बड़ा सा आसमान में दिख रहा था। अब मैं डरता तो बिल्कुल कतई नहीं था। आखिरकार अपना बैग, पिट्ठू बैग कंधे पर डाल करके और उन्हीं के साइड से, उधर से ही रास्ता था, अब मैं चलने लगा। अब मैं पीछे मुड़कर जब देखा ना,
तो चारों जो ड्राइवर थे ना मेरी तरफ देख रहे थे और आपस में खुसफुस खुसफुस कुछ बात कर रहे थे। मैं थोड़ा बहुत उनकी बात सुना। वो जो उम्रदराज ड्राइवर था वो कहने लगा आज वो पूरी तरह से एक्टिव होगी और इस लौंडे को छोड़ेगी नहीं। देखो मैंने इसको इतना समझाया लेकिन ये समझ नहीं पा रहा। जाने दो, मरने दो, हमें क्या करना है। मैं इतना ही सुन पाया था। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि किस बारे में बात कर रहे थे, कि वो घूम रही होगी, आज वो इधर टहल रही होगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था और मैं तो एक तरह से मजाक ही समझा था कि वो रात के टाइम में शायद देहात क्षेत्र में जाना नहीं चाहते, इसीलिए टाल मटोल कर रहे थे। अब मैं अपने रास्ते पर बढ़ने लगा था। अब वो सड़क जो थी, पतली सड़क, मुझे अब उस गांव की तरफ लेके जा रही थी। 4 किलोमीटर का सफर मैं पैदल ही अब तय कर रहा था। अब उस रास्ते पर वाकई में इतना सन्नाटा था कि कोई लोग तो दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरी चीज आसपास में कोई बस्ती, कोई गांव जैसा मुझे अब पहले किलोमीटर में तो मैं चल चुका था और अभी तक मुझे कोई गांव, बस्ती, कोई रोड पर दुकानें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा कि अरे अब तो 1 किलोमीटर पार कर गया हूं, अब 3 किलोमीटर का सफर है, आराम से पार कर लूंगा। अब जरूर इस रोड पर अब इतना सन्नाटा थोड़ी होगा, आगे बस्ती होगी, कुछ दुकानें भी होंगी जो रोड पर होती हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय पानी की जरूर कोई ना कोई खुली मिलेगी। अब वास्तव में मैं यही सोच करके हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन मैं 2.5 किलोमीटर का लगभग सफर कर चुका था। 1.5 किलोमीटर अब मेरा ससुराल बाकी था। लेकिन ऐसा वीराना रास्ता मैंने आज तक देखा नहीं था। ना तो कोई गांव, ना कोई बस्ती, ना रोड पर कोई दुकान। जिधर देखो अब मुझे खेत खलिहान, बाग बगीचे और गांव का तो कोई अभी तक शक्ल दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि पूर्णमासी की रात थी, चांद बिल्कुल चमकता हुआ रोशनी दिखा रहा था, लेकिन कोई गांव क्यों नहीं दिख रहा था। अब मैं एक जगह पर ऐसे दोराहे पर आके खड़ा हो गया था कि मैं बाएं जाऊं या दाएं जाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। 2 ही रास्ते अब उस जगह से कट रहे थे। बाएं किधर जाएगा, दाएं किधर जाएगा, क्योंकि मैं अब इस जगह पर अब आया तो नहीं था। आया था लेकिन अपनी शादी में, बारात में, और वो भी गाड़ी में। और मुझे उस जगह पर आकर के एकदम रोकना पड़ गया कि मैं अब जाऊं किधर, बाएं जाऊं, दाएं जाऊं, किस तरफ जाऊं। आखिरकार मैं उसी जगह पर खड़ा होकर के अब सोच विचार करने लगा। बाईं तरफ से अचानक मुझे कोई आता हुआ दिखा। जब मैं देखा कि अरे कोई आ रहा है इतनी रात को, तो मेरा हौसला बढ़ गया था। अब मैं इंतजार करने लगा कि वो लोग आ जाते हैं और तब मैं उनसे पूछता हूं कि मेरा ससुराल किस साइड में है, क्या मैं बाएं जाऊं या फिर मैं दाएं जाऊं। इंतजार करता रहा। 5 मिनट के अंदर में वो जो आ रहा था रोड पर मुझे दिखाई दे गया। वो 50 साल का एक व्यक्ति था, हाथ में अब एक छतरी लिए हुए, जबकि बरसात का कोई टाइम भी नहीं था, रात के टाइम में। आज छतरी क्यों लेके चल रहा था मुझे इसका मालूम नहीं। वो 50 साल के व्यक्ति अब अपनी देहाती वेशभूषा में अब मेरे पास से गुजरने लगा था। तब मैंने उसको रोका, चाचा चाचा जरा रुकना रुकना रुकना, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या मुझे आप रास्ता बता देंगे। मैं अपने ससुराल का नाम बताया। तब वो मेरे पास बिल्कुल आकर के खड़ा हो गया और ऊपर से नीचे जैसे वो ऑटो ड्राइवर देख रहे थे और वो मैं वैसे ही देखने लगा। मैं उसका अब इस नजरिए को देख करके मैं खुद हैरान हो गया था कि वहां पर स्टेशन पर ऑटो ड्राइवर मुझे ऐसे देख रहे थे और ये बूढ़ा व्यक्ति भी मुझे ऐसे ही देख रहा, नीचे से ऊपर तक, जैसे मैं कोई अजूबा हूं। और तब मुझे रहा नहीं गया कि चाचा आपको क्या पता नहीं है कि ये गांव कहां पर है, बाएं रास्ते में है कि दाएं रास्ते में। और तब वो पहली बार बोला कि देखो ये दाएं वाले रास्ते में पड़ेगा, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि इस वक्त में तुम उस तरफ जाओ। तुम एक काम करो, बाएं वाले रास्ते से अब थोड़ा लंबा तो जरूर पड़ेगा, एक गांव को घूम करके
अब फिर उसी गांव में पहुंचा देगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही लंबा रास्ता पड़ेगा। मैं कहने लगा, चाचा ये जो आप सीधा रास्ता बता रहे हो तो क्यों ना इस रास्ते पर जाऊं। वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि बेटा, मुझे अब ये अंदाजा लग चुका है कि तुम इस एरिया में नए हो। मैंने बोला, हाँ चाचा, मेरा ससुराल है और शादी के बाद मैं दूसरी बार आ रहा हूं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, बेटा तभी तो मैं कह रहा हूं, तुम इस दाएं वाले रास्ते पर कतई नहीं जाना है। तुम इस बाएं रास्ते से मुड़ जाओ और आगे चल कर के एक गांव आएगा, उस गांव को पार कर लेना और वही सड़क सीधी तुम्हारी ससुराल में पहुंचा देगी। हाँ, लंबा जरूर रास्ता है, लेकिन तुम सुरक्षित पहुंच जाओगे। बूढ़ा व्यक्ति बोल करके, अब मेरा कुछ भी, अभी मैं उससे कोई बात ही नहीं कर पाया था और तब तक वो अपना छतरी हाथ में लिए हुए था और आगे की तरफ चलता जा रहा था। मैं उस जगह पर सोच रहा था कि रात के टाइम पैदल बहुत मुश्किल से मैं चला था, पैर दर्द करने लगे थे और मैं ये लंबा सफर क्यों पूरा करूं, जबकि मेरा ससुराल बहुत नजदीक है इस रास्ते से। अब मुझे अब रास्ता भी पता लग गया है, तो क्यों ना मैं उसी रास्ते पर जाऊं जो बूढ़ा व्यक्ति मुझे मना कर रहा था। आखिरकार मैं कुछ देर सोचता रहा, अब फिर मैं वही दाहिने वाला रास्ता पकड़ लिया था। अब इसके बाद जो मेरा सफर शुरू हुआ ना, तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो मेरा ससुराल आ ही नहीं रहा था। मैं वो 1.5 किलोमीटर का जो सफर था मैं तो कभी का पूरा कर लिया था। तो अब तक मेरा ससुराल कहाँ है, वो गांव क्यों नहीं आ रहा है, वो मुझे बस्ती गांव क्यों दिखाई नहीं दे रही है। मैं तो लगातार चलता जा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मैं कहीं भूल भुलैया में तो नहीं फंस गया हूं। रास्ता खत्म नहीं हो रहा है, गांव नहीं आ रहा है। अब मुझे समय का अंदाजा भी लग रहा था, अब मैं कितना चल रहा हूं उसका भी अंदाजा लग रहा है। अब तक तो मैं 1.5 किलोमीटर कभी का पार कर लिया था, तो आखिर मेरा ससुराल कहाँ गया, क्यों नहीं दिखाई दे रहा। वाकई में अब मेरे पैरों में थकान अब महसूस होने लगी थी, पैरों में दर्द शुरू हो गया था। मैं शहर में रहता था और इतना पैदल चलने का आदी नहीं था। मैं जरूर मजबूत कद काठी का था, लेकिन पैदल चलना सबकी बस की बात, और वो भी 4 किलोमीटर, और ना जाने कितना मैं चल गया था पैदल। अब तो मेरा गांव ससुराल दिख नहीं रहा था। हाँ, मैं लगातार उसी रोड पर चलता जा रहा था कि अब आएगा, अब मेरा ससुराल दिख जाएगा। लेकिन घंटा भर हो चुका था, उससे ज्यादा ही हो चुका था उस जगह से चले हुए, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर का फासला मैं तय कर नहीं पा रहा था। मैं मायूस हो गया था कि हे भगवान, ये बूढ़ा व्यक्ति ने मुझे कहां भेज दिया है। खैर, उसने तो मना किया था कि इस रास्ते पर रात के टाइम ठीक नहीं है, तुम बाएं साइड वाला रास्ता ले लो। तो कोई गांव, कोई बस्ती क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मेरा ससुराल क्यों नहीं नजर आ रहा है। मैं एकदम परेशानी में रात में फंसा हुआ था। ऐसे किसी शख्स का इंतजार करने लगा कि कोई मुझे दिखाई दे, तब मैं उससे पूछूं कि मेरा ससुराल कहाँ रह गया। थक चुका था, एक जगह पर मैं बैठ करके आराम करने लगा। अभी भी चंद्रमा का प्रकाश हर तरफ प्रकाश दिखाई दे रहा था, लेकिन उस प्रकाश में खेत दिखाई दे रहा था, खलिहान दिखाई दे रहा था, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मेरा ससुराल का गांव बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। मैं एकदम थका हुआ था और मुझे बड़ा निराशा हो रही थी उस टाइम में कि मैं कौन से रास्ते में फंस गया, क्या मैं गलत रास्ता तो नहीं अब ले लिया हूं, कहीं वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे गलत रास्ता पर तो नहीं भेज दिया और वो गलत रास्ता तो नहीं है। मैं ये सोच करके परेशान हो गया था। मुझे लगने लगा कि नहीं, अब आगे जाना ठीक नहीं है। दूर दूर तक मुझे कोई गांव, कोई बस्ती चांद की रोशनी में दिखाई नहीं दे रही है। मुझे वापस हो जाना चाहिए। मुझे उसी दोराहे पर आकर के फिर जो बूढ़ा व्यक्ति रास्ता बताया था, अब उसी रास्ते पर चलना चाहिए ताकि मैं अपने ससुराल पहुंच सकूं। और वही मैंने किया। फिर मैं उल्टा हो चुका था, लेकिन जब उल्टा भी हो गया दोराहे की तरफ, तभी भी वो सड़क खत्म नहीं हो रही थी। मैं तो बस चलता जा रहा था कि कब दोराहा आएगा और कब मैं उस गांव की तरफ मुड़ूंगा, लेकिन वो रास्ता खत्म हो तब ना। वाकई में मेरे पैरों ने जवाब दे चुका था।
मैं थक चुका था बहुत बुरी तरह से, और एक तरह से कहूँ ना कि समय अब आगे तो बढ़ रहा था लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। रात के, अब मैं बता रहा हूं कि समय, उस टाइम मेरे पास में रिस्ट वॉच तो नहीं थी, लेकिन अंदाजा लगा चुका था कि कम से कम मैं 2 घंटे चल चुका था पैदल, उस जगह से जहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरी ससुराल थी। 2 घंटा का मैं सफर पैदल कर चुका था, लेकिन अभी तक वो रास्ता खत्म नहीं हो रही थी। उल्टा होने के जाने के बाद भी अब वो दोराहा मुझे नजर नहीं आ रहा था। बड़ी परेशानी में फंस गया था और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे भूल भुलैया फंस गया हूं। रोड वही दिख रहा है लेकिन वो दोराहा क्यों नहीं आ रहा है? जिस जगह पर वो बूढ़ा व्यक्ति मिला था छतरी लिए, आखिर वो जगह क्यों नहीं आ रही है? आखिरकार मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। अब मुझे प्यास भी लग रही थी। मुंह जो था पानी का अब एक तरह से डिमांड कर रहा था। मेरे बैग में पानी तो जरूर था, लेकिन वो पानी को मैं पहले इस्तेमाल कर चुका था। खाली बोतल पड़ा हुआ था। अब मुझे पानी की जरूरत थी, प्यास लग रहा था और ऊपर से पैरों में दर्द हो रहा था। मैं रोड के किनारे एक छोटी सी पुलिया पर बैठ चुका था। आसमान की तरफ देख रहा था। चांद अपनी दिशा बदल चुका था, लेकिन मैं अभी तक उसी रोड पर एक तरह से फंसा हुआ था। तभी मुझे हंसने की आवाज आई। मुझे लगा कि 2 औरतें हंसती हुई ऐसी रोड पर आ रही है, और वो कभी धीरे धीरे हंसती और कभी कभी तेज हंसती थी। मुझे लगा कि अरे हाँ, अब तो मैं पहुंच जाऊंगा। अब इस रोड पर लोग चलने लगे हैं, औरतें आ रही हैं, अब मैं उनसे पूछ लूंगा कि दोराहा कहाँ है। अब मैं उस दोराहा पर पहुंच जाऊंगा और वो मुझे अब बताने का जरूर अब एक तरह से तैयार होंगे। मैं इंतजार करता रहा। 5 मिनट के बाद में अब मुझे वो लोग दिखाई देती है। 2 औरतें थी, जिसमें से कम उम्र की लड़की थी 20-22 साल की, और एक थी जो लगभग 30 साल की थी। दोनों अब एक तरह से गांव देहात का कपड़े जैसे पहन रखे थे, और वो कपड़े पहने हुए उसी रोड पर जिससे मैं वापसी आ रहा था, और उधर से वो लोग वापसी आ रहे थे। जब वो हमारे करीब आ गए ना, तो मैं पुलिया के पास बैठा हुआ था और उनको रोक दिया। ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए। वो दोनों औरतें, जिसमें एक लड़की थी जवान और एक 30 साल की औरत थी, दोनों के दोनों अब हमारे सामने रोड पर रुक चुके थे। मैं पुलिया से उठ करके, पैरों में दर्द हो रहा था लेकिन मैं उठ करके उनके सामने गया। अब मैं अपने ससुराल का नाम लेकर के पूछने लगा कि देखिए, मुझे उस गांव में जाना है। अब मैं लगता हूं कि मैं रास्ता भटक चुका हूं। जैसे मैं ये बात बोला ना, जो नौजवान लड़की थी ना, वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट के अर्थ क्या था मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। हाँ, वो जो 30 साल की औरत थी, वो बिल्कुल कहने लगी कि नहीं नहीं, आप रास्ता भटके नहीं है, रोड तो यही है, लेकिन आप लग रहा है कि आगे जा नहीं पाए। आप वापसी हो चुके हैं, जैसा आप बता रहे हैं। आपको इसी रास्ते पर जाना है, आप बस थोड़ा ही दूरी चल करके आपका वो गांव नजर आ जाएगा। अब मैं हैरान था उनकी बात सुन करके। तब एक तरह से मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि अगर थोड़ी ही दूरी है तो आप मुझे थोड़ी दूर वो रास्ता बता सकती हैं, जिस रास्ते को आप कह रही हैं। तब वो नौजवान लड़की कहने लगी कि हमें क्या मिलेगा, रास्ता बताने में हमें क्या फायदा होगा। मैं समझ गया था कि ये मेरी मजबूरी का फायदा उठाने वाले हैं। अब मैं कहने लगा कि जो आप कहेंगी हम देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगा कि पैसा कौड़ी का डिमांड रखेंगी, अब मैं वो तो देने के लिए उस टाइम बिल्कुल तत्पर था। और वो लड़की जो मुस्कुरा करके मेरी तरफ देखी, और वो 30 वर्षीय जो महिला थी और उसके कान में फुसफुसाने लगी। उसका भी चेहरा अब मुस्कुराने लगा था। अब फिर वही औरत कहने लगी कि ठीक है, अब मेरे साथ में आओ, लेकिन देखो जो हम मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। अब मैं क्या समझता, मैं तो समझा था कि पैसा कौड़ी मांगेंगे, और तो मेरे पास में कुछ था ही नहीं। मैं झट से बोला कि हाँ जी, जो आप कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं, बस हमें रास्ता बता दो, उस गांव के नजदीक पहुंचा दो, इतना मेहरबानी कर दो। वाकई में उन दोनों को देख करके मुझे यकीन होने लगा कि मैं अब अपने ससुराल पहुंच जाऊंगा, कोई अब दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी।
लेकिन यही सोचना मेरा गलत था। मैं उन लोगों के जाल में अब फंसने वाला था। हाँ, वो दोनों के दोनों जैसे लग रहा था कि नंद भौजाई हैं, आपस में मजाक करती हुई और आगे की तरफ चलती जा रही थी। अब पीछे मुझे आने का इशारा भी कर रही थी। तेज चल रही थी मुझसे। मेरे पैर में दर्द था, लेकिन मैं भी उनका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। मैं तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझसे आगे निकल जाती थी और वो रुक करके मुझे इशारा करती कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे और भी काम है। आखिरकार 15 मिनट चलने के बाद मुझे एक रोड साइड के किनारे एक घर दिखाई देने लगा। वहां पर मुझे रोशनी नजर भी आ रही थी, जैसे उस घर में अभी भी लोग जागे हुए हों। ऐसी कुछ हलचल रोशनी का मुझे नजर आ रहा था। और जब मैं वो इकलौता घर देखा, तब मुझे अंदेशा हो गया कि जरूर अब इसी घर के आसपास में वो गांव होगा। और मैं तो बड़ा खुश हो चुका था। वो औरतें चलते चलते उस घर के पास पहुंच गई और फिर रुक गई। जब रुक गई तब ही मैं भी लंगड़ाते लंगड़ाते उस जगह पर अब पहुंच गया था। तो एक पैर में, बाएं पैर में काफी दर्द हो रहा था। जब मैं पहुंचा तो जो 30 साल की औरत थी मेरे पैरों की तरफ देख के कहने लगी कि शायद आपको पैरों में ज्यादा दर्द हो गया है। देखिए, ये मेरा जो घर है और कुछ देर तक आप यहाँ पर रुकिए और पानी वानी पीजिए, प्यास भी आपको शायद लग रहा था। मैं बोला हाँ हाँ, पानी की तो मुझे सख्त जरूरत है। अब मुझे लगा कि बस ये घर आ चुका है और इसी के पीछे शायद वो गांव होगा। मैं उनके घर जाने के लिए तैयार हो गया। वो इकलौता घर था रोड के किनारे, जहां पर रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। मैं अब उनके पीछे पीछे उस घर के पास चला गया था। वो दोनों शायद इसी घर के रहने वाले थे और उन्होंने अब एक तरह से दरवाजा धकेला तो दरवाजा खुल चुका था। अंदर रोशनी थी। वो जो बड़ी थी वो कहने लगी आप अंदर ही आ जाओ, कुछ देर आप आराम कर लो, अब पानी वानी पियो, फिर आपको हम ज़्यादा देर नहीं है, बस थोड़ी दूर पर आपका ससुराल है, गांव है, हम आपको वहां तक छोड़ देंगे। मैं बड़ा खुश हो गया था कि चलो किसी न किसी तरह हम इस जगह तो पहुंचे जहां पर मेरा ससुराल है। इन लोगों ने मेरी अच्छी तरह से अब एक तरह से मदद किया है, इनको मैं कुछ पैसा जरूर दूंगा। यही सोचकर मैं उनके साथ घर के अंदर चला गया था। घर के अंदर में 4-5 कमरे मुझे दिखाई दे रहे थे जो कि बंद थे। एक कमरा खुला हुआ था और जहां रोशनी नजर आ रही थी। दोनों औरतें अब वहां अंदर मुझे लेके गई। और जब मैं गया ना तो देखा कि एक बड़ा सा कमरा है और उसमें 2 चारपाई बिछी हुई है जिस पर बिस्तर लगा हुआ है। मुझे लगा कि ये दोनों इसी जगह पर सोती होंगे। और वो औरतें ने जो कहा, जो बड़ी थी, कि आप यहाँ पर बैठिए, हम अभी पानी लेके आते हैं। अब मुझे तो चारपाई में बिठा दिया और मैं तो बिल्कुल दर्द में था, पैरों में दर्द हो रहा था, प्यास भी लग रही थी। अब मैं सोचा कि पानी लेने के गई होंगी। अब वो बाहर गई तो कई मिनट हो गए। जब वो नहीं लौटी तो मैं एक तरह से अब उनको आवाज देने लगा कि आप लोग कहाँ हो, मुझे प्यास लग रही है, क्या मुझे पानी मिल जाएगा। लेकिन जब आवाज नहीं आई ना तो मुझे कुछ शक संदेह होने लगा कि मैं कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गया हूं। ये औरतें दोनों की दोनों अब इस जगह पर मुझे छोड़ करके चली कहाँ गई है। मैं अब चारपाई से उठ करके आज जैसे ही दरवाजे पर जाता हूं, अब दरवाजे के बाहर आंगन था और आंगन में पूरा अंधेरा अब मुझे दिखाई दे रहा था। और जबकि मैं आया था तो वहां पर भी रोशनी जल रही थी। अब अंधेरे में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। कमरे के अंदर में अब रोशनी जल रही थी और मैं उसी चौखट पर खड़ा होकर के एक तरह से आवाज देने लगा था कि आप लोग हो कहाँ पर, मुझे प्यास लगी है। देखिए, आपने बोला था, वादा किया था कि आप मेरे गांव के नज़दीक, ससुराल के नज़दीक पहुंचा देंगे। लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आई ना, तब मैं अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। अब वहां पर ना दोनों औरतों में से कोई भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब मैं सोचा कि चलो, अब बैग अब चारपाई पर रखा हुआ है, अब उठा करके अब मैं शायद गलत घर में आ गया हूँ, ये लोग कहीं मुझे फंसा ना दे, क्योंकि इस घर में कोई पुरुष तो दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक जवान लड़की और दूसरा वो 30 साल की औरत। मुझे कुछ डर ऐसा महसूस होने लगा था।
आज जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, जिस चारपाई पर मैंने अपना बैग रखा था, आज जैसे ही बैग उठाता हूं, अचानक वो रोशनी जो कमरे के अंदर थी वो भी बंद हो जाती है। स्याह अंधेरा हो जाता है। मुझे लगा कि बिजली चली गई होगी, यही हो सकता है। लेकिन जब बगल में सांसों की आवाज सुनाई पड़ी ना, तब मैं हैरत में पड़ गया था। एक गरम गरम सांसें जैसे इंसान छोड़ता है ना, वो भी अंधेरे में मेरे बगल में सटा हुआ। मुझे एहसास होने लगा कि मेरे बगल में कोई खड़ा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, छोड़ रहा है। तब मैं टटोलने लगा। जैसे ही टटोला ना, एक हाथ ने अब मेरा हाथ को पकड़ लिया था। वो आवाज उसी लड़की की थी जो जवान थी। अब कहने लगी, तू कहाँ जा रहा है? इस घर से तू निकल नहीं पाएगा। अब तो जैसे ही मैंने सुना तो मैं तो बिल्कुल समझ गया कि मैं गलत घर में आ चुका हूं। ये दोनों औरतें गलत है। मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। इन्होंने मुझे अब एक तरह से फंसा लिया है। शायद ये लूटने पीटने के काम करती होंगी। अब जो मेरा रुपया पैसा है अब सारा छीन छान लेंगी, सामाने छीन लेंगी। अब फिर मुझे अब जिंदा छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी। एक डर शरीर में आ चुका था। मैं अभी तक नहीं समझ पाया था कि जिस घर में गया हूं वो घर शैतानों की बास है, वहां पर आत्माएं रहती हैं। मैं उस घर के अंदर अब अपने आप गया था। अब मैं उस जगह पर अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। वो लड़की का हाथ, मैं उसकी आवाज पहचान चुका था और वो मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखी थी। मैं विरोध कर रहा था कि क्या कर रही हो। मैं बार बार उस लड़की से आग्रह कर रहा था कि क्या कर रही हो, मुझे जाने दो, मुझे अपने ससुराल जाना है, मुझे अपने ससुराल जाना है। वो लड़की एक तरह से फुफकारती हुई और तेज आवाज में कहने लगी, यहां से तू निकल नहीं पाएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। हम का मतलब दोनों लोग। आखिरकार एक और आवाज मुझे अपने बगल में सुनाई दी और वो जो आवाज था उसी लेडी का था जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। वो भी अब एक तरह से भारी आवाज में कहने लगी कि देख, अगर तू अपना एक तरह से जीवन चाहता है, अब सही सलामत अपने ससुराल पहुंचना चाहता है, तो जैसा हम कह रहे हैं वो काम कर, और नहीं तो तू इस घर से जिंदा नहीं निकल पाएगा। जो हम कह रहे हैं अब उसमें तू सहयोग कर, उस काम को कर जैसा हम कह रहे हैं। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग मुझसे चाहते क्या है। मैं कहने लगा, ठीक है ठीक है, जो भी मेरे बैग में है, रुपया पैसा कौड़ी जो भी सामान है आप ले लो, मुझे इस घर से बाहर निकलने दो। दोनों औरतें, एक लड़की और वो दूसरी औरत अब हंस पड़ी थी। हंसते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख, मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हारा शिकार कर रहे हैं। तुम मुझे, हम दोनों को पसंद आ गए हो। तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा होता ना तो हम, अब तुम्हें अब क्या बताऊं, अब उसको हम इस्तेमाल भी करते और मार भी देते हैं। लेकिन तुम हम दोनों को प्यारे लगे हो और इसलिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि तुम मदद करो हमारे काम में, और फिर हम तुम्हें सही सलामत छोड़ देंगे। वाकई में उनसे मैं अंधेरे में उलझ चुका था। हाथापाई एक तरह से हो रही थी और मैं अपना बंधन मुक्त कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की इतनी मजबूती से अब मेरा हाथ पकड़ रखा था और दूसरी तरफ से वो 30 साल वाली महिला भी अब मुझसे लिपट गई थी। अब फिर मैं कुछ भी नहीं कर सका था। एक तरह से मैं उसी चारपाई पर आ गिरा था और जैसे ही मैं गिरा ना, मुझे एहसास हो चुका था कि मेरे शरीर के ऊपर में वो जवान लड़की हंसती हुई गिर पड़ी थी और कहने लगी, तू इतनी आसानी से अब कैसे निकल पाएगा? बड़े दिनों के बाद तो एक सही शिकार मिला है, और हम कैसे अपने हाथों से जाने दें? अब मैं कुछ समझ पाता और तब तक मुझे लगा कि मेरे सर पर अब जैसे अंधेरा छाता चला गया, अंधेरा होता जा गया। अब मैं अपना होशो हवास अब एक तरह से खो बैठा था। जब मुझे होश आया ना तो सुबह हो चुकी थी। मैं रोड के किनारे, पतली रोड पर, उसी जिस रोड से मैं गुजर रहा था, और उसी रोड के किनारे मैं
एक तरह से लेटा हुआ था। यूं कहा जाए कि मैं अब एक तरह से बेहोशी से उठा था। बगल में ही हमारा वो पिट्ठू बैग पड़ा हुआ था। मैं आंखें फाड़ फाड़ करके उस जगह को देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ पर था रात में, वो घर कहाँ पर है। लेकिन वहाँ कोई घर नहीं। अब ऐसा कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि जो रात को मैंने देखा था उस घर को, ऐसा कोई पहचान ही नहीं आ रहा था। मैं किस जगह पर था, अब मैं रोड के किनारे कैसे पड़ा हूँ। लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी और मैं अब अपने आप को देख रहा था कि मैं सही सलामत हूँ। और तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, सही सलामत तो हूँ, लेकिन कई चोट मेरे शरीर पर लगी, खरोच के निशान, मेरे गालों पर खरोच के निशान, जैसे अपने नाखूनों से कोई अब नोचने खसोटने का काम किया हो। लेकिन मैं अभी तक जिंदा था। मैं अपने बैग को खोल के देखा कि कहीं मेरे सामान वामान तो नहीं गायब हो गए, लेकिन कोई भी सामान मेरा गायब नहीं था। उठ करके मैं खड़ा हो गया। मेरे शरीर में जैसे ताकत ना बची हो, ऐसी मेरी हालत हो गया था। मैं जब खड़ा होकर के देखने लगा ना, तब वो सड़क के दूसरी साइड में कुछ ही दूर पर, लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं था, वो मेरा ससुराल का गांव दिखने लगा था। जब मैं अपने ससुराल का गांव देख लिया, अब वहाँ का एक मेन पहचान था। अब एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ गांव के बाहर खड़ा था। वहीं पर मेरी बारात रुकी थी और उस बरगद को पेड़ को मैं निशान बना रखा था। और तब मुझे अब पता लग चुका था कि मैं अपने ससुराल का कितना नज़दीक हूँ। और ये सब मेरे साथ में हुआ क्या था। सही मायने में शरीर काम नहीं कर रहा था। शरीर में जैसे जान निकल गई हो। ना जाने कैसे लंगड़ाता हुआ मैं अब अपने ससुराल की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद फिर मुझे चक्कर आ गया था। अब फिर मैं रोड पर गिर पड़ा था। और इसके बाद जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं अपने ससुराल में अपने घर में था। मेरे ससुराल के लोग मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पूछ रहे थे, बेटा हुआ क्या तुम्हारे साथ में। मेरी पत्नी खड़ी थी, मेरी सासू माँ खड़ी थी, मेरे ससुर खड़े थे, साला थे। अब मैं आश्चर्य में था कि मैं रोड पर गिर गया था, अब इस घर में कैसे पहुंचा। और तब मेरा साला अब एक तरह से बताने लगा कि जीजा जी, आप रोड पर गिरे हुए थे। हमारे गांव के कुछ लड़की जा रहे थे और उन्होंने आपको देखा था बारात में, और वो पहचान गए थे कि आप हम मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जीजा हैं। और तब वो आपको होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आप होश में नहीं आए। आखिरकार वो लोग अपनी बाइक पर आपको बिठा करके और तब जाकर हमारे घर में छोड़े। जीजा जी, हुआ क्या था आपके साथ में? कोई चोरी चकारी, कोई मारपीट? मैं क्या बताऊं कि मैं किन मुसीबतों में घिरा हुआ था। आखिरकार मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। अब मैं बोला, बस ऐसा ही समझ लो कि मैं अब जिंदा बच के आ गया हूं। मैं अब उन औरतों के सामने वो सब बात बताना नहीं चाहता था। आखिरकार मेरे जो साला साहब थे समझ गए थे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। और तब मेरी पत्नी को अब अपनी माँ को दूसरे कमरे में भेजे कि आप लोग जाओ, जी ऐसे मुझे कुछ पूछना है। जाने के बाद अब जो मेरे साला साहब थे पूछने लगे, जीजा जी अब बताओ। इसके बाद मैं रोते हुए सारा हाल बताने लगा कि मैं कैसे उस रात में फंसा था। तब मेरे साला साहब कहने लगे कि जीजा जी, जब आप स्टेशन पर उतरे थे ना, और जो ऑटो ड्राइवर आपको बता रहे थे ना, आप उनका कहना मान लेना चाहिए था। आपको स्टेशन पर रुक जाना चाहिए था। आप तो खामखा अब इस जगह पर चले आए रात के टाइम में। आप जिंदा सही सलामत आ गए, वही हमारे खुशी की बात है। वो जो 2 औरतें थी ना, अब एक तरह से आप उनको अब या तो चुड़ैल समझ लो, प्रेत आत्मा समझ लो, प्रेतनी समझ लो, या छलावा समझ लो। और ख़ास करके कल जो थी रात, पूर्णमासी की रात थी। अब पूर्णमासी की रात को वो लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इसी रोड पर वो लोग मंडराते रहते हैं, पूर्णमासी को, अमावस्या की रात को। और आप अकेले थे। अगर आपके साथ में 2-4 लोग होते ना, तो आपके पास वो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन अकेले जान करके अब एक तरह से उन्होंने अपने माया जाल फैला दिया था, और उस माया जाल में आप फंस चुके थे। वो सड़क जो आपको ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही थी, उन्हीं का फैलाया हुआ माया जाल था, ताकि आप थक जाओ
आप परेशान हो जाओ और फिर आप उनसे मदद मांगो। और आपने वही किया जो वो चाहती थी। अब एक तरह से मैं सारा खेल समझ चुका था। लेकिन मेरा साला साहब इतने पर नहीं रुके और कहने लगे, जीजा जी अब आपको मुझे तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। मुझे डर है कि कहीं उनकी शक्तियाँ आपके शरीर में आज भी ना हो। आखिरकार तांत्रिक को बुला के लाया गया। तांत्रिक ने मेरे साथ में झाड़ फूक किया और तब जाकर उसने डिक्लेयर किया कि नहीं, अब सब कुछ सही है, ये जिंदा बच गया और वही सौभाग्य की बात है। इसके बाद मैं अपनी पत्नी को अब 3 दिन के बाद वहाँ आराम करने के बाद जब स्वस्थ हो गया तब मैं अब लेकर के स्टेशन पहुँचा था और फिर मैं दिल्ली शहर। इसके बाद मैं कभी भी ससुराल जाने का नाम नहीं लेता। हाँ, मेरी पत्नी आती जाती रहती है, उसके भाई अब ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी नहीं होती कि मैं अपने ससुराल की तरफ जाऊं। तो दोस्तों, ये थी सत्येंद्र जी की अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।